हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज के क्लास में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है कैश फ्लो, इन शॉर्ट मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, दैट इज प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू। सबसे पहले हेडिंग लिख लिया जाए, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है, हमारे बुक में ये छोटा सा टॉपिक है, अधिकतर कॉलेज में इसको बहुत फास्टली पढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग आराम से पढ़ो और अच्छे से हर एक पॉइंट को समझ के पढ़ो। ठीक है, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, MOF। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, दो अलग अलग कैटेगराइज करके। एक तो सिंगल कैश फ्लो और एक मल्टीपल कैश फ्लो। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि सिंगल कैश फ्लो और मल्टीपल कैश फ्लो क्या है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आज की क्लास के लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेटर लेकर बैठना है। मैं आपको शो कर देता हूं इस टाइप का कैलकुलेटर। मोबाइल फ़ोन का कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप पेपर में मोबाइल फ़ोन का कैलकुलेटर आपको यूज करने को नहीं मिलेगा। ना ही आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, जैसा मैंने आपको ये नॉर्मल दिखाया है, आपको कुछ इस तरीके का कैलकुलेटर। अगर आपके पास अभी घर पे एक कैलकुलेटर नहीं है तो पहले आप वीडियो को पॉज करो, नीचे जाओ, मार्केट में जाओ और उसके बाद 300-400 रुपये में एक नॉर्मल कैलकुलेटर ले लेना। सस्ता वाला मत लेना, 50-100 वाला, जो कि पेपर के टाइम में आपको धोखा दे दे। आप 300-400 रुपये लगा के एक अच्छा सा जो अच्छा सा और नॉर्मल सा, इस साइज़ का या इससे थोड़ा सा और बड़ा साइज़ ले लेना। अब पूरा बड़ा साइज़ ही मत ले लेना, मीडियम, इससे या इससे थोड़ा सा प्लस पॉइंट लेके चलो। ठीक है, तो आप नॉर्मल कैलकुलेटर लेके बैठना, क्योंकि कैलकुलेटर का बहुत यूज़ है आज की क्लास में। ठीक है, चलो, तो सिंगल कैश फ्लो का मतलब ये है कि लेटर सपोज आपने 0 टाइम्स में कुछ प्रिंसिपल अमाउंट लगाया, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेटर सपोज 10 ईयर के लिए। ठीक है, और आप ये देखना चाहते हो कि 10 साल के बाद इस प्रिंसिपल अमाउंट, इस प्रिंसिपल का क्या अमाउंट निकला हमारे लिए। आज आपने कुछ प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे P फॉर प्रिंसिपल, और यहाँ पे 10 साल के बाद आप अमाउंट चेक करना चाहते हो वो कितना इंटरेस्ट मिलाकर कितना बना। A फॉर अमाउंट, और यू कैन से फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट। अरे हम लोग बैंक में जाते हैं, 5 लाख 10 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद मुझे इस 5 लाख का कितना मिलेगा वो। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो। मल्टीपल कैश फ्लो क्या होता है कि आपने क्या किया, आज कुछ अमाउंट जमा किया, फिर आने वाले 1 साल कमिंग 1 ईयर में जमा किया, फिर 2 ईयर में कुछ 3, आज कुछ अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट आपने जमा किया P1, 1 साल बाद P2, फिर किया P3, फिर किया P4, टिल N तक किया Pn+1। और यहाँ पे आप देखना चाहते हो कि टोटल अमाउंट आपके पास कितना आया। आप अमाउंट बार बार इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपने एक टाइम इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे आप बार बार इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और एंड में आप देखना चाहते हो कि टोटल अमाउंट आपके पास कितना आया, दैट इज मल्टीपल कैश फ्लो। आज की क्लास में हम लोग सिंगल कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और ख़त्म भी करेंगे। अच्छा क्वेश्चन की इसके ऊपर करेंगे और उसके पूरा फिर हम लोग कंप्लीट भी कर देंगे आज की क्लास में। तो सिंगल कैश फ्लो और मल्टीपल कैश फ्लो का मतलब पहले समझ में आ गया हो कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगल कैश फ्लो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सिंगल कैश फ्लो। आपको अगर थोड़ा सा एकेडमिक लेवल याद हो
क्लास 10th में, जहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे, सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालते थे फॉर डिटरमाइनिंग फ्यूचर वैल्यू, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के हेल्प से जब आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तो जो फॉर्मूला आप यूज करते थे, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू पी, मतलब प्रिंसिपल, प्लस में इंटू में 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन, जहाँ पे ए अमाउंट का काम करता था और यू कैन से फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना, ए अमाउंट का काम करता था और फ्यूचर वैल्यू, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, और एन बेसिकली टाइम, कितने साल के लिए, कितने ईयर्स के लिए आप देख रहे हो, बेसिकली वो काम कर रहा है, ठीक है। और आर क्या है यहाँ पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न इंटरेस्ट जो हमको मिलने वाला है मेरे प्रिंसिपल अमाउंट का, वो। आप में से किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इसको a इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस आर पे पावर एन लिख दूँ तो क्यों, ऐसा मैंने क्यों लिखा और डाउट क्यों नहीं होना चाहिए। देखो, मान के चलो आपके पास इंटरेस्ट है 5%, ठीक है, तो आप अमाउंट इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस 5/100 पे पावर एन लिखो, या फिर अमाउंट इक्वल टू में पी 1 प्लस 0.05 पे पावर एन लिखो, बात तो बराबर है ना। यहाँ पे मैंने ना आर को, ये इंटरेस्ट 5% है ना, इसको नंबरिंग फॉर्म में पहले से कन्वर्ट कर लिया है, डिवाइड बाय 100 करने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपके बचपन में जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा था उससे कंपेयर करके मैंने एक चीज़ दिखाया आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप फ्यूचर वैल्यू इस तरीके से डिटरमाइन करते थे। अब हमारे MME 1 में सिंगल कैश फ्लो में जो हमें पढ़ना है वो क्या सब पढ़ना है, ध्यान से देखना। तो आई होप पहले आपने ये नोट कर लिया हो। सबसे पहले हमें बेसिकली फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने, फ्यूचर वैल्यू डिटरमाइन करना सीखना है अलग अलग केस में। सबसे पहला केस है कंपाउंड एनुअली, ठीक है, कंपाउंड एनुअली। तो कंपाउंड एनुअली में जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो होगा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस आर पे पावर एन। मतलब ये है कि आपने जो आज प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है ये इंक्रीज करेगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 1 2 3, जितने भी साल के लिए आपने इसको इन्वेस्ट किया है, तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर ये इंक्रीज करेगा। मतलब कंपाउंड एनुअली का मतलब ये है कि हर एक साल में इसमें कुछ इंटरेस्ट आएगा और वो आपकी वैल्यू, अमाउंट जो बेसिकली आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि आपने 100 इन्वेस्ट किया है, तो एक साल के बाद ये 105 हो जाएगा, 2 साल के बाद ये 110 हो जाएगा, 3 साल के बाद लेटर सपोज ये 115 हो जाएगा। मतलब हर एक साल पे आपका जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना, वो इंक्रीज कर रहा है। और लेटर सपोज आपने इसको 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, और अगर आप बीच में आप इस 3rd ईयर में अमाउंट को विदड्रॉ करना चाहते हो, तो क्या 3rd ईयर में जब आप अमाउंट को विदड्रॉ करोगे तो आपको 100 मिलेगा या 115 मिलेगा? आपको 115 मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड एनुअली है, मतलब आपका एनुअली इंटरेस्ट लग रहा है, एनुअली आपका वैल्यू जो है इंक्रीज हो रहा है। अगर आप दूसरे साल में अगर लेके चलते तो आपको 110 मिलता, अगर आप एक साल में ही विड्रॉ करते तो आपको 105 मिलता। लेकिन अगर आप इसके बीच में कहीं पे भी विड्रॉ करते बिना एक साल पूरे, तो आपको 100 रुपीज़ ही मिलता, किसी भी तरीके का अमाउंट इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, मतलब आपका अमाउंट इंक्रीज नहीं करता। कंपाउंड एनुअली का मतलब होता है कि आपका जो अमाउंट है वो, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और इसमें फ्यूचर वैल्यू हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? अमाउंट इक्वल टू पी प्रिंसिपल वैल्यू इंटू में 1 प्लस आर पे पावर
एन इंटू में 1 प्लस आर पे पावर एन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। सिमिलरली इसके बाद हम लोग निकालेंगे कंपाउंड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली, कंपाउंड सेमी एनुअली का मतलब ये है कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो इंक्रीज करेगा एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ। एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, आज आपने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है, हाफ मंथ मतलब 6 मंथ में ये इंक्रीज हो जाएगा, फिर 1 ईयर पे, फिर 1 इंटू में 1 हाफ, मतलब हर एक 6 मंथ पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज करेगा। हर एक 6 मंथ पे 0 से 1 मतलब 6 मंथ के बीच में कभी आप निकालते हो तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जितना था उतना ही मिलेगा, लेकिन जैसे ही 6 मंथ पड़ गया तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कुछ बढ़ जाएगा। जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के हिसाब से इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली 1 ईयर पे इंक्रीज कर जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे सिंस आपका जो बेसिकली प्रिंसिपल है वो हर एक 6 मंथ पे, प्रिंसिपल अमाउंट हर एक 6 मंथ पे इंक्रीज कर रहा है, मतलब कंपाउंड सेमी एनुअली की आप बात कर रहे हो, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपका सेमी एनुअली ही होगा। तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट बेसिकली फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला बनेगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस आर बाई 2 पे पावर 2n, r बाई 2 पे पावर 2n। ये जो पावर 2n है इसका मतलब पता क्या है, जैसे मान लो आपने इसको ना 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया, तो अगर आपका अमाउंट इंक्रीज कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच 6th मंथ, तो 5 साल में आपका अमाउंट कितनी बार इंक्रीज करेगा, कितने बार, नंबर ऑफ टाइम्स बताओ 5 साल में इंक्रीज करेगा, 10 बार ना। तो यहाँ पे 5 जो n की वैल्यू 5 इंटू में 2 तो 10, यहाँ से ये 10 आया, तो ये 2n बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला कंपाउंड सेमी एनुअली का, ये है फॉर्मूला कंपाउंड एनुअली का। ठीक है, इसके बाद तीसरे केस में हमारे पास आएगा कंपाउंड क्वार्टरली। कंपाउंड सेमी एनुअली के बाद हाँ क्वार्टरली। कंपाउंड क्वार्टरली का मतलब ये है कि जो आपका अमाउंट है वो हर एक 3 मंथ पे बढ़ेगा एट द एंड ऑफ ईच 3rd मंथ, बेसिकली कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो आपके पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू में 1 प्लस आर बाई 4 पे पावर 4n, पे पावर 4n बेसिकली। ये कंपाउंड क्वार्टरली मतलब बेसिकली साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 3 मंथ का, तो हर एक 3 मंथ एट द एंड ऑफ ईच 3 मंथ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज करेगा। और फ्यूचर वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है। और चौथे केस में हमारे पास एक है कंपाउंड मंथली। मंथली मतलब एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ आज आपने कुछ पैसा लगाया है, तो 1/12, 2/12, 3/12 डॉट 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 1, तो हर एक मंथ आपका पैसा इंक्रीज करेगा, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होगा, a इक्वल टू में प्रिंसिपल अमाउंट इंटू में 1 प्लस r/12 और इसके पावर पे 12n। अब तक में आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है हर एक, मतलब अलग अलग केस में। अगर एनुअली है तो यहाँ पे बेसिकली नीचे में 1 और n के साथ जो कॉफिशिएंट है वो 1 का काम कर रहा है। सेमी एनुअली है तो 2 का, क्वार्टरली है तो 4 का, और कंपाउंड मंथली है तो 12 का। अगर इन सभी को देखकर एक जनरल फार्मूला, एक यूनिवर्सल फार्मूला डिराइव किया जाए, तो जो एक यूनिवर्सल फार्मूला डिराइव होगा, ध्यान से देखना, फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस आर पे पावर m इंटू में n। ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है, जहाँ पे अगर हम मंथली की एनुअली की बात करें, अगर हम एनुअली की बात करें तो n की वैल्यू 1 है। अगर सेमी एनुअली की बात करें
तो m की वैल्यू 2 है। अगर हम लोग क्वार्टरली की बात करें तो m की वैल्यू 4 है। अगर हम लोग बेसिकली मंथली की बात करें, कंपाउंड मंथली की बात करें, तो m की वैल्यू 12 है। देख लो, एनुअली में m की वैल्यू 1, सेमी एनुअली में m की वैल्यू 2, क्वार्टरली में m की वैल्यू 4, मंथली में m की वैल्यू 12। ठीक है ना। तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला निकला, वेयर m इज अ फ्रीक्वेंसी, m इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, m इज द फ्रीक्वेंसी। और साथ साथ में आप ये भी लिखो, हर एक चीज में देखो, ये जो टर्म है ना, बस इतना टर्म चेंज हो रहा है, ए पी तो सेम ही है ना। तो जितना मैं आपको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं इस वाले पार्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड फैक्टर। कंपाउंड फैक्टर, जैसे जैसे वो चेंज होगा वैसे वैसे ये भी चेंज होगा, कंपाउंड फैक्टर। तो कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड सेमी एनुअली, कंपाउंड क्वार्टरली, कंपाउंड मंथली के बाद हमारे पास एक पांचवा केस और आता है, जो कि है कंपाउंड कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली मतलब इंग्लिश का वर्ड में लगातार, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं। पांचवा केस है कंपाउंड कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, कंपाउंड कॉन्टिन्यूअसली। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली का बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमने मंथली देखा ना, कि हर एक मंथ में पैसा इंक्रीज कर रहा है, इससे भी हाईएस्ट, मतलब अब आपका पर वीक पैसा इन्वेस्ट बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। आपने आज प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया, पर वीक आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है। और यू कैन से पर डे आपका अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब पर डे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। और यू कैन से पर आवरली आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका अमाउंट इंक्रीज कर रहा है। शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम आपका पैसा, मतलब हर एक मिनट पे, हर एक घंटा पे, पर डे में आपका कुछ ना कुछ अमाउंट इंक्रीज कर रहा हो। तो ये जितना भी पार्ट है ये सब कंटिन्यूअसली के अंदर आता है। मंथली के बाद वीकली, पर डे, पर आवर, अगर जो ये जितना भी पार्ट है इन सभी को हम लोग कंटिन्यूअसली के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर मैं वीकली बताऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं वीकली बोलता हूं तो अमाउंट इक्वल टू मेरा क्या होगा, P इंटू में 1 प्लस R बटे एक साल में वीक अप्रोक्सीमेटली 52 लेके चलते हैं, तो R बटे 52 ऊपर पावर पे 52n। अगर मैं पर डे की बात करूँ तो P इंटू में 1 प्लस R बटे 365 इंटू में 365 पे पावर n, कुछ इस तरीके से। और इन सभी को हम लोग कंसीडर करते हैं कंटिन्यूअसली के अंदर में। मंथली के बाद हाईएस्ट जितना भी होगा सबको कंसीडर करेंगे कंटिन्यूअसली के अंदर में। तो जो कंटिन्यूअसली का जो बेसिक हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा, ध्यान से देखना, ये अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो यूनिवर्सल फॉर्मूला ये है ना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R बाय m पे पावर m इंटू में n, a इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी। फ्रीक्वेंसी अब मेरा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी तो हर एक कुछ बेसिकली चेंज कर रहा था। और इतना पार्ट जो कंपाउंडिंग फैक्टर है 1 प्लस R बाय m पे पावर mn, इसको बेसिकली हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखना, अगर आपने लिमिट पढ़ा होगा मेरे से, मतलब वीडियो देखी होगी लिमिट का, तो वहाँ पे मैंने आपको एक केस बताया होगा कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो 1 प्लस में 1 बाय एक्स पे पावर, सॉरी 1 प्लस में 1 बाय एक्स पे पावर x हो, तो इसकी वैल्यू आती है e। और ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास 1 पे पावर इन्फिनिटी जैसा कोई फॉर्म निकल के आए। अगर इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो 1 पे पावर, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया तो 1 पे पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म निकल के आ गया। तो 1 पे पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म निकल के आ गया तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं और इसका आंसर होता है e। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे जब इन्फिनिटी पुट करोगे ना, तो r बाय इन्फिनिटी 0 और इन्फिनिटी इंटू में n, ये इन्फिनिटी ही होगा, तो 1 पे पावर इन्फिनिटी आ रहा है। और इस फॉर्मूला का एक बेसिकली कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि जो यहाँ पे है ना, जो बेसिकली ये पार्ट है, इसी का रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है इसका रेसिप्रोकल पावर में नहीं है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, a इक्वल टू में p लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस में r बाय m है ना,
तो मैंने लिख दिया यहाँ पे m/r इसका रेसिप्रोकल, और बैलेंस करने के लिए r इंटू में n, r इंटू में n। देखो m इंटू में n तो पहले से था, तो अगर r डिवाइड किया तो r मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो a इक्वल टू में p, और इतने वाले एरिया को अगर इससे कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यू आती है e, और पावर पे चल रहा है r इंटू में n। तो a फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे आया प्रिंसिपल अमाउंट इंटू में e पे पावर r इंटू n। तो ये है कंपाउंड कंटिन्यूसली का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अगर आपने इन सभी फॉर्मूला को अच्छे से लिख लिया है तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हर एक पार्ट, और फिर उसके बाद बुकलेट का क्वेश्चन करेंगे। तो फिर ये सिंपल बेसिकली सिंगल कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, लेट अस सपोज a person invested rupees 10,000 for 5 year, rupees 10,000 for 5 year at the rate of interest 6%, ठीक है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। यहाँ पर एनम लिख लो, या फिर अगर आप जहाँ पे भी कंपाउंडली वर्ड यूज होगा ना तो आप समझ लेना जो इंटरेस्ट आपके पास गिवन है वो ईयरली वाइज ही गिवन है। एट द रेट ऑफ 6% आपको करना क्या है, कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है, क्या होगा, केस दे रखा है, एक तो कंपाउंड एनुअली, दूसरा कंपाउंड सेमी एनुअली, तीसरा कंपाउंड क्वार्टरली, चौथा कंपाउंड मंथली, पांचवा कंपाउंड कंटिन्यूअसली। सिंपल है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले पार्ट में बोला कंपाउंड एनुअली। तो कंपाउंड एनुअली में क्या होगा, बेसिकली अमाउंट इक्वल टू प्रिंस पी इंटू में 1 प्लस आर पे पावर एन ना। तो अमाउंट इक्वल टू पी कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.06 पे पावर एन कितना है 5 ईयर। तो ए इक्वल टू 10,000 इंटू में 1.06 पे पावर 5। अब कैलकुलेटर का यूज आता है कि 1.06 पे पावर 5 कैसे कैलकुलेट किया जाए, ध्यान से देखना। कैलकुलेटर में 1.06 पे पावर 5 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको 1.06 इस तरीके से कैलकुलेटर पहले प्रेस करना है 1.06, फिर मल्टीप्लाई और उसके बाद इक्वल टू का साइन, ठीक है ना। जैसे ही आपने 1.06 और उसके बाद मल्टीप्लाई और इक्वल टू का साइन टैप किया तो ये जो 1.06 है इसका स्क्वायर आपके पास आ गया, और दोबारा जब इक्वल टू आप इस पर करोगे तो आपके पास उसका क्यूब आ जाएगा, फिर इक्वल टू करोगे तो आपके पास उसका फोर्थ रूट पावर 4 आ जाएगा, फिर इक्वल टू करोगे तो पावर 5 आ जाएगा। हमें पावर 5 चाहिए। तो पावर 5 में जो इसकी वैल्यू आएगी वो बेसिकली मैं लिख नहीं रहा हूँ, बड़ा अच्छा लिख लेता हूँ पहले। 10,002 में 10,000 है और 1.338225576 इंटू में 10,000 जो आएगा अमाउंट होगा 13,382.255 13,382.255। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, देखना। अगर मुझे 1.06 का पावर 5 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1.06 फिर मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू। जैसे ही मैंने ये किया तो मेरे पास इसका स्क्वायर आ गया, मुझे चाहिए पावर 5 ना, तो मैं दोबारा इक्वल टू करूँगा तो इसका क्यूब आ जाएगा, दोबारा इक्वल टू इसका पावर 4 आ जाएगा, दोबारा इक्वल टू इसका पावर
5 आ जाएगा। तो पावर 5 मेरे पास आ गया। तो सिंस मुझे ना पावर 5 चाहिए था, आपको ना कैलकुलेटर के राइट यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर में यहाँ पे ना 0.6 दिख रहा होगा। 0.6 का मतलब आपने ना 6 बार इस बटन को टैप किया है, 6 बार इस बटन को टैप किया है बेसिकली। तो आपको क्या करना है, 6 बार बटन को टैप करने से आपके पास पावर 5 आया है। ये क्यों आया है ध्यान से देखना। 1.06 ये आपने एक बार नंबरिंग किया, मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर। तो ये तीनों मिला के आपने 3 बार अलग अलग बेसिकली, एक बार आपने 1.06 ये टिपा, फिर मल्टीप्लाई दूसरा बटन, फिर इक्वल टू तीसरा बटन। तो यहाँ पे आ गया कि आपने 3 बार बटन को टैप किया है, और 3 बार बटन को टैप करने पे आपके पास जो भी आपके पास था नंबर उसका स्क्वायर आया है। तो 3 बार पे स्क्वायर आया है, फिर आप इक्वल टू करते जाओगे तो आपके पास उसका फिर आगे का मतलब इक्वल टू करोगे तो आप फिर क्यूब आ गया, फिर इक्वल टू करोगे तो इसका पावर 4 आ जाएगा, फिर इक्वल टू करोगे तो पावर 5 आ जाएगा। तो पावर जैसे ही 5 का बेसिकली 1.6 का पावर 5 का जो भी वैल्यू आएगा वो तो समझ में आ गया, और इसके ऊपर में 0.6 लिखा हुआ है, मतलब 6 बार आपने बटन को टिपा है। तो ये बताने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको 1.06 पे पावर 10 चाहिए तो आप क्या करोगे, 1.06 उसके बाद मल्टीप्लाई फिर स्क्वायर। तो आपको पता चल 1.06 फिर मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू, तो आपको पता चल गया कि अब 1.06 का स्क्वायर आ गया है। फिर आपको इक्वल टू बेसिकली प्रेस करना है कितनी बार, जब तक कि आपके लेफ्ट साइड के बॉटम में 11 ना आ जाए। अगर 11 आ गया तो मतलब 1.06 का पावर 10 आपने किया है। सो सिंपल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई 13,382.255। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके दूसरे में बोला कंपाउंड सेमी एनुअली, कंपाउंड सेमी एनुअली। तो यहाँ पे आएगा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में 1 प्लस आर बाई 2 पे पावर 2n। तो अमाउंट इक्वल टू में प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस 0.06 बाई 2 पे पावर 2 इंटू में 5। तो a इक्वल टू 10,000 और ये आ गया 0.03, तो 1.03 पे पावर 10। 1.03 पे पावर 10 कैसे निकालेंगे, 1.03 मल्टीप्लाई इक्वल टू इसका स्क्वायर आ गया, फिर इक्वल टू हम लोग टैप करते रहेंगे जब तक कि मुझे यहाँ पे 11 ना दिख जाए। 11 कहने का मतलब इसका पावर 10 आ गया मेरे पास, इंटू करेंगे 10,000, तो मेरे पास आ गया 13,493। अमाउंट इक्वल टू 13,439 इंटू में 1637932। आप भी मिला लेना कि आपका भी सही आया है कि नहीं। तीसरा कंपाउंड क्वार्टरली। कंपाउंड क्वार्टरली में a इक्वल टू 10,000 1 प्लस 0.06 पे डिवाइड बाय 4 इंटू में 5 ना। तो a इक्वल टू में 10,000 0.06 डिवाइड बाय 4 चेक कर ले, 0.015, तो 1.015, ठीक है ना। 1.015 पे पावर 20, 5 चौके 20। तो अब आपको 1.015 का पावर 20 चाहिए, तो कैसे करोगे, एक बार आप खुद से ट्राई कर लो और उसके बाद फिर दोबारा देखना तो सीख जाओगे। 1.015 फिर मल्टीप्लाई फिर इस इक्वल टू पे स्क्वायर आ गया, फिर इक्वल टू हम लोग लेके चलेंगे जब तक कि मुझे लेफ्ट के ऊपर में 21 न दिख जाए। मज़ा इंटरेस्टिंग है यार, मज़ा आ रहा है करने में। 21 दिख गया तो कहने का मतलब इसका पावर 20 मेरे पास आ गया। मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से तो आपके पास आ गया वैल्यू 13,468.55, कुछ इस तरीके का। उसके बाद इसका फोर्थ वन इज नथिंग बट अमाउंट इक्वल टू में 1 प्लस 0.06 डिवाइड बाई 12 पे पावर 12n, n मतलब 5, 12 इंटू 5। सब फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर रहे हैं बस सिंपल। तो a इक्वल टू में अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितना 10,000 और 0.06 डिवाइडेड बाई 12, 0.005 आ रहा है ना,
तो 1.005 पे पावर 60। चलो हम लोग रेस करते कौन पहले करता है। 1.00 पे पावर 60, मैंने चेक किया इसके आगे में, इनटू में 10,000, 13,488.50। आई होप, मुझे पक्का विश्वास है कि आपने पहले किया होगा, मैंने लेट से किया थोड़ा सा। तो ये तो 1 2 3 4 आ गया। इसके बाद फिफ्थ में बोला कंटिन्यूसली, कंपाउंड कंटिन्यूसली। तो कंपाउंड कंटिन्यूसली का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू में P इंटू ई पे पावर RN। तो अमाउंट इक्वल टू में 10,000 ई पे पावर R कितना है, तो 0.06 ना, R है 0.06 इंटू में 5, तो A इक्वल टू 0.06 है ना R, हाँ, तो 0.06 इंटू में 5, 10,000 ई पे पावर 0.3, ये इसका आंसर होगा फिफ्थ वन का। तो ये 5 क्वेश्चन से आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम लोग सिंगल कैश फ्लो में फाइंड आउट करेंगे। बाकी अब हम लोग बुकलेट का क्वेश्चन करने वाले हैं, अच्छा क्वेश्चन करेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब चैप्टर नंबर 10 में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, अ सम ऑफ मनी इज डिपॉजिट इन अ बैंक विच कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली। ओके, the amount at the end of 4 year is 6,333.85 and the amount became Rs 8023 into 53 at the end of 8 year. Find the money deposit and the interest rate. देखो थोड़ा सा अगर आप ना इसको एक डायग्राम मतलब इस तरीके से देखोगे ना, बोला आपको क्या कि आपने ना 0 ईयर में कुछ प्रिंसिपल अमाउंट लगाया, 4 साल के बाद ये जो अमाउंट है ना वो 6,333 मतलब 6,333 6,333.85 हो गया, और 8 साल के एंड तक होते होते ये हो गया 8,023.53, कुछ इस तरीके से। और जो बेसिकली इंटरेस्ट है वो कंपाउंड सेमी एनुअली है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कंपाउंड वर्ड यूज कर लेना तो जो भी इंटरेस्ट आपका गिवन होगा वो एनुअली समझना, ठीक है ना। तो वैसे तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद क्या करना है, जो मनी डिपॉजिट प्रिंसिपल अमाउंट जितना था वो फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो अगर कंपाउंड सेमी एनुअली है तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू में 1 प्लस R/2 पे पावर यहाँ पे बेसिकली 2 इंटू में n, 2 इंटू में n, और n का काम चलो अभी ये देख लो, ये फॉर्मूला इस तरीके से है ना। अगर मैं 4 ईयर की बात करूँ, फर्स्ट 4 ईयर, तो फर्स्ट 4 ईयर का जो अमाउंट है वो कितना है, 6, ये अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू में 1 प्लस R/, ये 2 है, सॉरी R/2 पे पावर 2 इंटू 4 8, इस तरीके से। मतलब ये जो है ना बेसिकली 2 इंटू 4 है। फर्स्ट 4 साल का हम देख रहे हैं, 4 साल के बाद जो भी हम प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किए थे उसकी वैल्यू ये हो चुकी है, तो अमाउंट फ्यूचर वैल्यू ये हो चुकी है। तो इसको मैंने लिखा यहाँ पे n 4 ईयर है ना, तो 4 इंटू में 2, तो 8 इसको लिख दूँ मैं डायरेक्ट, तो 8 मैंने लिख दिया, यहाँ से इक्वेशन 1 आ गया। सिमिलरली अगर मैं 8 साल तक के देखूँ तो 8 साल के एंड में जो हमारा अमाउंट है वो हो गया 8,023.53 इक्वल टू P प्लस में R/2, और यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू में 8, n का काम इस बार 8 करेगा ना, 8 ईयर का काम, तो 8 इंटू में 2, इसको 16 लिख दूँ मैं, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 16, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, अगर बेसिकली मुझे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दे रखा होता तो फ्यूचर वैल्यू हम सेमी एनुअली के लिए इसी तरीके से फाइंड आउट करते, 4 ईयर का और 8 ईयर का इस तरीके से फाइंड आउट करते। तो हमारे पास ना फ्यूचर वैल्यू पहले से अवेलेबल है, ईयर अवेलेबल है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है।
तो यहाँ से अगर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनमें से कुछ निकालना हो तो P को एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं प्लस माइनस करता हूँ दोनों इक्वेशन में तो कुछ होने वाला है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो देखना मेरे पास क्या आ रहा है, तो इस तरीके से लिखे जाए, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू में 1 प्लस आर बाई 2 पे पावर 16 इज इक्वल टू 8023.53 और डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर पे पावर आर बाई 2 पे पावर 8 इक्वल टू एक बार हो गया, बात बराबर है 6333.85। यहाँ से ये पी कट जाएगा और गलती से 8 टू जा 16 मत काट देना, ठीक है ना, 8 टू जा 16 मत काट देना, ध्यान से देखना। बेस सेम है तो इसको ऊपर ले जाओ तो पावर ये -8 बन जाएगा। तो फाइनली जो यहाँ से आपके पास आएगा वो आएगा 1 प्लस आर बाई 2 पे पावर 8, ये 16 है ना, और ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो -8 और बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो 16 - 8 बचेगा बस 8, और यहाँ से इसको डिवाइड कर लिया जाए तो 8023.53 डिवाइडेड बाय 6333.85 ये आ रहा है 1.266676 कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, इसको 1 प्लस आर बाई 2 इक्वल टू 1.26676 पे पावर 1/8 लिख सकते हैं, और नॉर्मल कैलकुलेटर से ये सॉल्व होने वाला है नहीं। बट मुझे पता है कि नॉर्मल कैलकुलेटर में ना स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट तो गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस आर बाई 2 इक्वल टू, अगर आप लोग एग्री करो तो 1.26676 को हम 1/2 फिर इसके पावर पे 1/2 फिर इसके पावर पे 1/2, ये तो लिख सकते हैं ना, पावर सब मल्टीप्लाई होकर 1/8 ही हो जाएगा। और इसलिए किया क्योंकि मेरे पास नॉर्मल कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, मोबाइल फ़ोन का कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, नॉर्मल करना है। नॉर्मल में स्क्वायर वाला कंसेप्ट होता है, तो अगर मैं 1.26676 का स्क्वायर रूट निकालो तो एक स्क्वायर रूट निकाला, वैसे वैसे मुझे 3 निकालने हैं ना, फिर दोबारा स्क्वायर रूट, फिर इसी का तिबारा स्क्वायर रूट, तो ये आ रहा है 1.0299। तो 1.0299 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 1.03 लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1.0299 को, और यहाँ से फिर r/2 आपके पास आ जाएगा 0.03 और r आ जाएगा 0.06। फाइनली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आ गया। अब प्रिंसिपल एक अमाउंट आपको निकालना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आप क्या करो, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वाले में अगर पुट करते हो तो 6333.85 इक्वल टू P इंटू में 1 प्लस 0.06/2 पे पावर 8, तो P इज इक्वल टू 6333.85 डिवाइडेड बाय 1.03 पे पावर 8। तो 1.03 पे पावर 8 कैसे फाइंड आउट करते हो आपको पता ही है, और डिवाइड फिर कर ही लोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट भी यहाँ से निकल जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, अ सम ऑफ मनी इज पुट टू अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 20% पर एनम, इट वुड fetch Rs 482 मोर if the interest were payable half yearly than if it were payable yearly. Find the sum. Find the sum बेसिकली आपको प्रिंसिपल अमाउंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, वो लाइन स्ट्रेट लाइन के हेल्प से आपको बोला कि हमने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ 2 साल के लिए और ये मुझे पता नहीं कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो जो भी मुझे और यहाँ पे मैंने 20%
रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये कंपाउंड एनुअली है और मुझे लास्ट में ये अमाउंट ए मिल रहा है। मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से और कंपाउंड एनुअली, और मुझे कुछ अमाउंट मिलेगा। और बोल रहा है कि अगर मैं सेम अमाउंट को 20% इंटरेस्ट रेट बेसिकली 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करता, लेकिन कंपाउंड सेमी एनुअली करता, तो जो 2 साल में मुझे अमाउंट मिलता ना वो पहले वाले अमाउंट से 438 ज़्यादा मिलता। आई होप अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन को मैच करवा पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट, फाइंड द सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट बताओ कितना है। समझ में आया ना? अगर आपके पास कुछ अमाउंट है, उस अमाउंट को आपने इन्वेस्ट किया 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कंपाउंड एनुअली, तो 2 साल में आपको ए अमाउंट मिला है। अगर उसी अमाउंट को आप अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड सेमी एनुअली के हिसाब रेट से अगर इन्वेस्ट करते, तो 2 साल के बाद आपको ए प्लस 438 मिलता। इसको अगर हम लोग केस 1 माने और इसको केस 2 माने, तो केस 1 में अगर देखा जाए तो केस 1 में मेरे पास फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा, ए इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस आर पे पावर 2 ना, क्योंकि एन का काम 2 कर रहा है। तो ए इक्वल टू में पी और आर कितना है, आर है 20% और यू कैन से 0.2, तो 1.2 का स्क्वायर। ये केस 1 का बात हो गया। और केस 2 में हमारे पास क्या है, कंपाउंड सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली में 1 इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस आर बाई 2 पे पावर 2 इंटू एन। 2 इंटू एन मतलब 2 का काम कर रहा है, तो 2 इंटू 2 4 भी आप बोल सकते हो, बट मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि एन और 2 इंटू 2 बेसिकली काम यहाँ ये चल रहा है। ए इक्वल टू में पी इंटू में 1 प्लस 0.2 बाई 1, तो इसको मैं 0.1 लिख दूँ, मतलब 1.1 और 2 पे पावर 2 4 सिंपली, ठीक है ना। चलो, और प्लस में आपको यहां पे a प्लस 438 मतलब जो भी अमाउंट मिलता है यहां पे इस a के प्लेस पे, उससे 438 रुपये ज़्यादा मिलता। और कैसे आप फाइंड आउट करते, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ना, ये कंपाउंड सेमी एनुअली का फॉर्मूला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 438 मतलब इन दोनों को कंपेयर करना है ना। तो अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करते हो तो आपके पास जो बेसिकली यहाँ से A1 और 2 कंपेयर कर रहे हो तो क्या निकल रहा है, ध्यान से देखना। P इंटू में 1.2 का स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू P इंटू में 1.1 पे पावर 4 माइनस में 438, क्योंकि यहाँ से ए की वैल्यू निकलेगा P इंटू में 1.1 पावर 4 माइनस 438 और यहाँ से ए का वैल्यू है P इंटू 1.2 का स्क्वायर और दोनों बराबर है। और इसको अगर P इंटू में 1 बेसिकली इसको प्लस ऐसा करो, P इंटू में 1.1 पे पावर 4 माइनस में P इंटू में 1.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 438। बोलो हाँ, अगर P कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, 1.1 पे पावर 4 माइनस में 1.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 438। अब 1.1 पावर 4 निकाल लेना, 1.2 का स्क्वायर निकाल लेना, इन दोनों को फिर माइनस कर लेना, जो भी आएगा इधर डिवाइड कर लेना, जो आएगा आपके पास वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और यही आपका आंसर होगा। सो सिंपल। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 4% कंपाउंड एनुअली, द इंटरेस्ट रेट फॉर सेकेंड ईयर इज 25, फाइंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ थर्ड ईयर। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। लेटर सपोज आपने ना जीरो ईयर पे बेसिकली 100 रुपया इन्वेस्ट किया। फर्स्ट ईयर में ये 125 हो गया, सेकेंड ईयर में ये 150 हो गया, लेटर सपोज थर्ड ईयर में ये 200 हो गया, फोर्थ में ये 300 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपने इंटरेस्ट का कितना रुपया कमाया, 25 ना।
सेकेंड ईयर में अगर देखा जाए तो आपने इंटरेस्ट बेसिकली आपने कितना रुपया कमाया, आपका कितना रुपये से आपकी वैल्यू बढ़ी है आपके अमाउंट की, तो 125 और 50, 25 से बढ़ी। थर्ड ईयर में देखा जाए तो 50 से बढ़ी। फोर्थ ईयर में देखा जाए तो 100 से बढ़ी। कुछ इस तरीके से ना, मतलब फर्स्ट ईयर में आपने 25 का इंटरेस्ट कमाया, सेकेंड ईयर में भी 25 का कमाया, थर्ड ईयर में 50 का, फोर्थ ईयर में 100 का। तो आप फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट कमा रहे हो ये आप कैसे निकाल रहे हो? फर्स्ट बेसिकली अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर का अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 125 माइनस में प्रीवियस ईयर का अमाउंट 100, तो आ गया 25। सिमिलरली आपने सेकेंड ईयर का 25 कैसे निकाला? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो कि है 150 माइनस में प्रीवियस अमाउंट उसका प्रीवियस ईयर का अमाउंट जो कि है 125, और यहां से आगे आपके पास 25। सिमिलरली अगर 50 को देखा जाए तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो कि है 200, उसके प्रीवियस ईयर का अमाउंट जो कि 150, तो यहाँ से आ गया आपके पास 50। तो कितना इंटरेस्ट आप कमा रहे हो वो बेसिकली देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो, अमाउंट एट द एंड ऑफ, जो बेसिकली अगर आप सेकेंड ईयर में देख रहे हो कितना इंटरेस्ट कमाना है सेकेंड ईयर में, तो आपने क्या किया, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो था और प्रीवियस ईयर का अमाउंट उसमें से माइनस कर दिया। तो अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है तो अब आपको ये छोटा सा एक क्वेश्चन है ये भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बोला आपको कि 4% क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरेस्ट रेट है 4%, मतलब 0.04, ठीक है। बोला आपने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर, ये है थर्ड ईयर, कुछ इस तरीके से। बोला द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 25, मतलब सेकेंड ईयर में जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो है 25, ठीक है। जो सेकेंड ईयर में आपने इंटरेस्ट कमाया वो है 25। आपको बोला कि फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। यहाँ पे आप क्या कमाओगे ये आपको फाइंड आउट करना है कि थर्ड ईयर में आप कितना इंटरेस्ट कमाओगे, और कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है। तो कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा P इंटू में 1 प्लस R पे पावर n। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर क्या है। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर मतलब आपने सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट कमाया, 25 कमाया। और कैसे निकालते, तो आप निकालते अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या है, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बोलूँ या फिर ऐसे बोल दूं कि अमाउंट एट द सेकेंड ईयर जो होता वो होता P इंटू में 1 प्लस R पे पावर 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे जो अमाउंट होता माइनस अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर P इंटू 1 प्लस R पे पावर 1। यहाँ पे जो अमाउंट था और उस पर पहले जो अमाउंट था इनके बीच का डिफरेंस आपका जो कमाया हुआ इंटरेस्ट है वही है ना। तो सेकेंड ईयर वाले अमाउंट के लिए आप यहाँ पे अमाउंट निकालते हैं ना, तो 1 P इंटू में 1 प्लस R पे पावर 2 n 2 देते हैं क्योंकि सेकेंड ईयर की बात कर रहे हो। और यहाँ पे 2 से पहले प्रीवियस ईयर 1 है ना, 2 से पहले वाला ईयर 1 ईयर है, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपने 1 दिया है, ओके। और ये आपको पता है क्या है, 25 है, तो 25 इज इक्वल टू P इंटू में R क्या है, तो 0.04, तो 1.04 का स्क्वायर माइनस P इंटू में 1.04, तो 25 इज इक्वल टू P। अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहां से क्या बचेगा, सब ठीक है ना, ओके। 1.04 का स्क्वायर माइनस 1.04, या फिर इस तरीके से देखो यार, P 1.04 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर में क्या बचेगा, 1.04 माइनस में 1, तो 25 इज इक्वल टू P 1.04 इंटू में 0.04, ठीक है। ये इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो आपको निकालना है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर,
तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर निकालने के लिए आप क्या करोगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर माइनस अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड के पिछले साल मतलब सेकेंड ईयर। जो अमाउंट यहाँ पे था माइनस करोगे जो अमाउंट यहाँ पे था, तो यहाँ का अमाउंट इससे आएगा और यहाँ वाला अमाउंट इससे आएगा जो कि यहाँ पे हमने लिया था पहले। ठीक है, तो ये है p इंटू में 1 प्लस 0.04 पे पावर क्यूब माइनस p इंटू में 1 प्लस 0.04 पे पावर स्क्वायर। तो p इंटू 1.04 का क्यूब माइनस में p इंटू में 1.04 का स्क्वायर। अगर p यहाँ से इंटू में 1.04 का स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ से आएगा p इंटू में 1.04 माइनस 1, सॉरी खाली 1.04 माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर हमने कॉमन लिया है और p भी लिया है, तो यहाँ से 1.04 यहाँ से माइनस 1, तो p इंटू में 1.04, ठीक है, और यहाँ पे है 1.04 का स्क्वायर और यहाँ पे 0.04, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ p 1.04 इंटू में 1.04, स्क्वायर को ब्रेक कर दिया 1.04 इंटू में 0.04, फिर p 1.04 और ये 0.04 को इस साइड 0.04 और ये 1.04 को इस साइड 1.04, p इंटू में 1.04 इंटू में 0.4, इसकी वैल्यू 25 है, 25 है और यहाँ से ये आ गया 1.04, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 26। तो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 26 होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर Rs 5000 टू अमाउंट 7000 इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 8% कंपाउंड क्वार्टरली। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम आज 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपाउंड क्वार्टरली 8% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो बताओ 7000 बनने में कितना समय लगेगा, एन की वैल्यू निकालना है कितना समय लगेगा। बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपको फ्यूचर वैल्यू 7000 चाहिए और आज आप प्रिंसिपल अमाउंट 5000 लगा रहे हो, 1 प्लस बेसिकली मैं आपको पहले कंपाउंड क्वार्टरली का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, a इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस आर बाई 4 पे पावर 4n होता है ना। तो अब आगे बढ़े तो 1 प्लस आर दे रखा है 8%, तो मतलब 0.08 पे डिवाइडेड बाय 4 पे पावर 4n, आपको n की वैल्यू चाहिए। 7000 इज इक्वल टू 5000 इंटू में 1 प्लस 0.02 पे पावर 4n, 7000 इज इक्वल टू 5000 1.02 पे पावर 4n, और यहाँ से ये 3 और ये चला जाएगा तो 7/5 इक्वल टू 1.02 पे पावर 4n। अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग का सहारा लेना पड़ेगा। तो लॉग का सहारा कैसे लोगे आप, लॉग का सहारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे log 7/5 इज इक्वल टू 4n log 1.02, और 7/5 इज नथिंग बट कितना होता है ये 5 1.4 ना, तो ये आ जाएगा 1.4। तो अब पता है यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आप नॉर्मल कैलकुलेटर के हेल्प से लॉग को सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपके पास ये लॉग के बाद कोई कांस्टेंट एंगल दिखे ना, जैसे कि लॉग, जैसे यहाँ पे हमें चाहिए लॉग 1.2 चाहिए, तो आप इसको ना कॉमन लॉग के बेसिस पे सॉल्व कर लेना। मतलब कॉमन लॉग मतलब लॉग टू दी बेस टू दी 10, बेसिकली
log x टू द बेस 10 जो कॉमन लॉग का नॉर्मल फॉर्म होता है ना, log x टू द बेस 10, तो आप इसको ना नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। हालांकि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता, बट मतलब बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा पुराना तरीका है, क्योंकि आपको ना ही साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने को मिलेगा पेपर में, ना ही आपके पास लॉग का टेबल अवेलेबल होगा। तो अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो एक थोड़ा सा चीप तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे log 1.02 मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए क्या होती है, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं 1.02 प्रेस करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रेस किया। अगर मुझे log 1.02 चाहिए ना, 1.02 चाहिए, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने प्रेस किया 1.02 कैलकुलेटर में। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 90 टाइम्स स्क्वायर रूट को टैप करूँगा। टैप स्क्वायर रूट 19 टाइम्स, और इस बार आपको काउंट करना पड़ेगा 19, क्योंकि इस बार आपको यहाँ पे राइट में नहीं बताएगा, क्योंकि आप एक ही बटन को बार बार टैप कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो आपने 19 कर लिया। इसके बाद माइनस करना है, माइनस फ्रॉम 1, जो भी वैल्यू आया उसको माइनस कर दो 1, उसमें से मतलब बेसिक जो भी वैल्यू आपके पास आया है उसमें से माइनस कर दो 1, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। जो भी वैल्यू आएगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 227695, 227695। तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आई है 4n इंटू में 0.00859, तो 856 लिख ले इसको, चलो 8599797 है, तो 8597 कुछ इतना लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। देखो अब ना log 1.4 में आपको फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ, और log 1.4 से आपके पास और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले 1.4 कैलकुलेटर में लिखा। इसके बाद 1.4 के लिखने के बाद मैं 19 टाइम्स स्क्वायर रूट वाला बटन टैप करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। जैसे ये किया इसमें से -1 कर दूंगा। उसके बाद जो भी मेरे पास फिगर आया इक्वल टू करने के बाद उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 227695, तो मेरे पास आ गया 0.146125, 0.146125। तो 4n इज इक्वल टू नथिंग बट 0.008597 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, 0.146125 डिवाइडेड बाय 0.008597, और इसमें मुझे मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड बाय 4 करना है, डिवाइड बाय 4। तो जो मेरे पास n की वैल्यू आ रही है सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ 4.249, मतलब 4.5 ईयर। 4.5 ईयर मतलब बेसिकली 4.5 साल, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो 4.5 ईयर जो इसकी है वैल्यू आ रही है, ये इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जब भी और ये बेसिकली लॉग 1.02 दी बेस 10 कुछ इस तरह इसका बेसिकली आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, जैसे हेमंड में ना आपके हेमंड के बुक में आपके कई सारे क्वेश्चन गिवन है जहां पे आपको बोला है कि कितना समय लगेगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट को बेसिकली डबल होने में। प्रिंसिपल अमाउंट का डबल बेसिकली यहाँ पे अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट है
तो इसको 2p होने में कितना टाइम लगेगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, ईयर या कंपाउंड ईयरली जो भी है। तो यहाँ से वैसे भी पी कट जाएगा और बाकी सारा काम लॉग वाला होगा। समझ में आया? तो हेमंड के बुक में इस तरीके के सवाल हैं, तो आप उसमें ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और आई होप आपको अब लॉग निकालना समझ में आ गया हो और ये भी आपने नोट कर लिया हो। जो क्वेश्चन मैं 7 बोल रहा हूँ उसमें बोला अ मैन बोरो 750 फ्रॉम अ मनी लेंडर, किसी से कोई आदमी 750 रुपये उधार लेता है, एंड द बिल इज रिन्यूड आफ्टर एवरी हाफ ईयर, और जो बिल है उसका हर एक हाफ ईयर में रिन्यूड हो रहा है, मतलब सेमी एनुअली की बात कर रहा है ये, एट एन इंक्रीज ऑफ 21%। एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें कंपाउंड का यूज नहीं किया है, तो ये डायरेक्ट बोल दिया है कि हर एक, मतलब जो बिल है ना उसका चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है हर एक हाफ ईयर में, मतलब 6 महीना पे, और वो 21% से। तो यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है R/2 इक्वल टू 21%। कंपाउंड का यूज नहीं किया है तो एनुअली आपको नहीं मानना, डायरेक्ट बोल दिया 6 मंथ में इसका रेट बढ़ रहा है और वो 21% से। तो आफ्टर हाउ मच टाइम द अमाउंट ऑफ बिल विल बिकम 75,000। तो अब मैं क्वेश्चन 7 समझा देता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट 750 उसने लिया है, कितना समय लगेगा ये 7,500 बनने में इसको, और जो बेसिकली कंपाउंड मतलब सेमी एनुअली की बात लेके चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/2 पे पावर हम लोग लिखते हैं ना 2n, तो यहाँ पे A इक्वल टू P, बेसिकली यहाँ पे ए का काम करेगा ये अमाउंट 7,500, और मतलब कंपाउंड का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि यार कंपाउंड यूज कर लेंगे तो आर, मतलब बेसिकली कंपाउंड मतलब जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो कहने मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास गिवन होता है उसको हम एनुअली मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड वर्ड क्वेश्चन में यूज नहीं किया, डायरेक्ट बोला कि हर एक 6 महीना में इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो 21% से बढ़ेगा। तो R/2 दे रखा है 21%, तो R/2 21% मतलब R/2 दे रखा है 0.21। तो यहाँ पे P मेरे पास 750 होगा, 1 प्लस में 0.21, R/2 को सीधा 0.21 लिखेंगे, पावर पे 2n, और यहाँ से 1010 चला जाएगा, और 75, 1 प्लस में 0.21 पे पावर 2n, और शायद ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 1.21 पे पावर 2n। अब इसको लॉग लेके जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इसको सॉल्व कर लेना, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कोस्ट Rs15 एंड रियलाइज Rs20। एक प्रकार से कोई ये बोलते हैं ना ट्रेजरर बिल, वो शेयर मार्केट वगैरह में जो वर्ड यूज होता है, बिजनेस स्टडी में आपने इसको पढ़ा होगा, जो गवर्नमेंट का बॉन्ड टाइप में, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज वगैरह होती है, तो वो जो है ना वो उसका कोस्ट बेसिकली है, क्वेश्चन नंबर 8 में कोस्ट है अभी उसका 15 रुपया, और वो रियलाइज होगा Rs20 के पे, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर। आपको बोला फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व व्हेन इट इज एडेड ईयरली और व्हेन इट इज कंटिन्यूअसली। ओके, आपको पहले पार्ट में निकालना है कि इंटरेस्ट रेट बताओ जब एनुअली हो, ईयरली मतलब एनुअली, और दूसरे में बोला जब कंपाउंड कंटिन्यूअसली हो, कुछ इस तरीके से, और 10 साल में 15 का 20 हो जाए, कहने का मतलब ये है। तो जब मैं एनुअली की बात करूंगा, एनुअली मतलब A इक्वल टू P1 प्लस R पे पावर n का वैल्यू 10 दे रखा है, तो A 20 होना चाहिए, P मेरे पास 15, 1 प्लस R कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट ही करना है ना, तो R पे पावर 10, और ये 20/50 इक्वल टू 1 प्लस R पे पावर 10, और ये आ जाएगा 5 के 20 पस्तियाँ 15। इसको बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूँ 4/3 इज इक्वल टू 1 प्लस R पे पावर 10। पता है इसमें लॉग मत लेना, इसमें लॉग भी आ जाएगा, फिर एंटी लॉग भी आ जाएगा, फिर एंटी लॉग के टेबल
होंगे तो फिर आप तो दे सकते हो आंसर, अदरवाइज ये थोड़ा क्रिटिकल बन जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, 1 + r = 4/3 पे पावर 1/10 और r = 4/3 पे पावर 1/10 माइनस में 1। यहीं पे आप इसको आंसर छोड़ देना, एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। यहीं पे आपको, या अदरवाइज पूरा का पूरा आंसर आपको बोलेगा निकालने, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन दे देगा क्वेश्चन में कि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। और अगर आपको कंपाउंड कंटिन्यूसली निकालना हो तो कैसे निकालोगे, कंटिन्यूसली के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू में P इंटू में E पे पावर RN, अमाउंट 20, P 15, E पे पावर R और N की वैल्यू है 10, तो E पे पावर 10 R इज इक्वल, ऐसे लिख दे 4/3 E पे पावर 10 R। और पता है यहाँ पे आप क्या कर लो, बोथ साइड नेचुरल लॉग ले लो। नेचुरल लॉग लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब ln 4/3 नेचुरल लॉग आपने लिया, इस साइड भी जब नेचुरल लॉग लोगे तो 10R और ln E 1 बन जाएगा। नेचुरल लॉग मतलब log e टू दी बेस, नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है यार, बेस e होता है, तो 1 हो जाएगा बेसिकली ये। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10R = ln 4/3 और R = ln 4/3 होल डिवाइडेड बाय 10। सब सही तो किया है ना, देख लेना, ठीक है। ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इसका आंसर है, आपको यहीं पे छोड़ देना है। बाकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए पहले से सॉरी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बन जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा, क्वेश्चन 11 भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा। बाकी सिंगल कैश फ्लो मेरे तरफ से लगभग हो चुका है कंप्लीट। आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए, सिंगल कैश फ्लो में हमें क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मल्टीपल कैश फ्लो, जिसमें मेरा प्रिंसिपल हम बार बार उस इन्वेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या उसमें हमें पढ़ना है बेसिकली। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।